बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर नंबर 7, गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। लास्ट लेक्चर में हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट किस तरह से इंटरवीन करती है इंटरनेशनल बिजनेस में, और गवर्नमेंट की जो मुदाखलत है, जो इंटरवेंशन है, उस पर ओवरकम करने के लिए मैनेजर्स के लिए क्या स्ट्रेटजीज है, उनके ऊपर भी हमने बात की। और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने स्टडी किया। आज हम इस दुनिया में जो अभी करंटली जो लीडिंग इकोनॉमिक ब्लॉक्स काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट फेमस ब्लॉक्स हैं इस टाइम जो काम कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन है और नाफ्टा। ठीक है, तो आज की जो डिस्कशन होगी वो हमारी इन दो यूनियंस, इन दो ब्लॉक्स के ऊपर होगी, जो कि इकोनॉमिकली काम कर रहे हैं, बिजनेस के हवाले से काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग के हवाले से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम इस टॉपिक पे बात करेंगे आया कि जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती है, जो इकोनॉमिक ब्लॉक्स हैं, इससे क्या क्या फ़ायदे उठाए जा सकते हैं या क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो है इस टाइम यूरोप में तकरीबन 44 कंट्रीज़ हैं। 44 कंट्रीज़ हैं इस टाइम दुनिया में। यूरोप में, यूरोप आपका एक कॉन्टिनेंट है, बर्र आज़म है, जहाँ पे इस टाइम 44 के करीब कंट्रीज़ जो है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हैं। और जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, इन 44 में से 28 कंट्रीज़ जो है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। यूरोपियन यूनियन बेसिकली जो है 1992 में बनी थी, लेकिन इससे पहले इसकी अगर हम हिस्ट्री के ऊपर जाएं तो 1957 में 6 कंट्रीज़ थे: बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स और वेस्ट जर्मनी। ठीक है, इन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया था, और उस अलायंस का नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC। ठीक है, और उसके बाद डेवलपमेंट होते होते, तरक्की के साथ साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो एक अलायंस था, ये जो इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, ये चेंज होगी यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, और बाकायदा तौर पे इसको इस्टेब्लिश किया गया और डिक्लेयर किया गया 1992 में। यूरोपियन कंट्रीज़ में 28 कंट्रीज़ में ने जो है इसमें शमूलियत इख्तियार की। 28 कंट्रीज़ इस टाइम करंटली इसके मेंबर हैं। ठीक है, और उसमें 28 कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ आ जाते हैं? इसमें ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, क्रोशिया है, रिपब्लिक ऑफ सिप्रस है, कज़ेच रिपब्लिक है, डेनमार्क आ जाता है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीक, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लेटविया, लुथियाना, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। ये जो कंट्रीज़ है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है इस टाइम करंटली। ठीक है, दुनिया में। और अगर हम देखें एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो है यूरोपियन यूनियन की जो टोटल जीडीपी है ना, वो 18 ट्रिलियन के करीब है, बल्कि अब इससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, 18 ट्रिलियन से भी ज़्यादा एक्सीड कर चुकी है। 18 ट्रिलियन जीडीपी, यानी कि प्रोडक्शन जो है यहाँ पे इतनी हो रही है। अच्छा, अब यूरोपियन यूनियन ने कुछ स्टेप्स लिए। यूरोपियन यूनियन हैज़ टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स टू बिकम एन इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन बनने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। उन स्टेप्स को स्टडी करते हुए कौन से उन्होंने स्टेप्स लिए एक यूनियन बनाने के लिए? सबसे पहले मार्केट एक्सेस की हम बात करते हैं। मार्केट एक्सेस से मुराद क्या है जी? कि इन्होंने अपने जो टैरिफ्स थे, जो टैक्सेस थे और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, उनको एलिमिनेट कर दिया प्रोडक्ट्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, और जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स थी उनके लिए आसानी पैदा कर दी, उनकी फेवर में ये काम किया। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएं और उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं होंगे जब ये मेंबर कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, एक तो ये काम किया इन्होंने। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें है जी कॉमन मार्केट्स का। कॉमन मार्केट से मुराद क्या है जी? कि उन्होंने जो क्रॉस नेशनल मूवमेंट थी ना, उसके जो बैरियर्स को भी ख़त्म किया। यानी कि प्रोडक्शन फैक्टर्स, जिसकी हमने कल बात की थी कि फैक्टर प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन।
यानी कि इनके हवाले से जो मूवमेंट थी ना उसको भी आसान कर दिया, वो जो बैरियर्स थे उसको ख़त्म कर दिया। यानी कि अगर एक कंट्री को लेबर चाहिए दूसरे कंट्री से तो वो इजीली मूव कर सकते थे दूसरे कंट्री में, ये टेक्नोलॉजी भी इजीली मूव कर सकती है। और कैपिटल जो पैसा है वो भी आसानी से मूव कर सकता है, बहुत ज़्यादा उसके लंबे चौड़े कोई प्रोसीजर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इटालियन वर्कर है, वो अगर मूव करना चाहता है, जॉब करना चाहता है आयरलैंड में, तो आसानी से वो जा सकता है। या अगर कोई फ्रेंच कंपनी है वो इन्वेस्ट करना चाहती है स्पेन में, तो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बैरियर्स वगैरह इन्होंने जो ख़त्म कर दिए सारे, ठीक है। आसानी से जो कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ आपस में जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं उनकी इजीली जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। एक दूसरा काम ये किया। तीसरा काम जो इन्होंने किया, ट्रेड रूल्स बना दिए, ठीक है। अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दिया, ट्रेड रूल्स बना दिए। ट्रेड रूल्स इन्होंने कौन से बनाए? इन्होंने जो है कस्टम्स, जो इनकी रवायात थी, जो प्रोसीजर, उनको दोबारा से रेगुलराइज किया, उनको दोबारा से जो है चेंज किया, पुरानी रवायात को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से मामलात को स्ट्रीमलाइन किया, ठीक है। और लॉजिस्टिक के हवाले से विद इन द यूरोप, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से और लॉजिस्टिक के हवाले से जो मामलात थे उनको दोबारा से इन्होंने रीडिज़ाइन किया, स्ट्रीमलाइन किया। जो पहली रिवायात थी उनको ख़त्म कर दिया गया। इस तरह से जो है मिलजुल के इन्होंने आपस में काम किया, तो और कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है। यानी कि अगर कोई यहाँ एक कंट्री से दूसरे कंट्री से चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनमें जो है कोई जो रुकावटें पहले आया करती थी उन रुकावटों को ख़त्म किया गया, ठीक है। डिफरेंट किस्म की रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया, डिफरेंट किस्म के टैक्सेस को, डिफरेंट किस्म के टूल टैक्सेस जो होते हैं उनको ख़त्म किया गया, ठीक है, ताकि कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, ठीक है। आप देखते हैं कि अगर कोई चीज़ एक कंट्री से या एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में आती है तो उसको कुछ इलाके का खर्चा अदा करना पड़ता है, जैसे हम टूल टैक्स वगैरह भी कहते हैं, या मोटरवे में अगर आप अक्सर देखते हैं। तो इस किस्म की जो चीज़ें थी उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया ताकि कॉस्ट जो है उसको, जो शिपमेंट कॉस्ट है उसको भी मिनिमाइज किया जा सके। उसके बाद स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइजेशन, चौथा काम इन्होंने क्या किया, जो यूनिट्स थे ना उनके हवाले से भी इन्होंने काम किया। फॉर एग्जांपल जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट प्रोसीजर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ आर बीइंग हार्मोनाइज्ड। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि जैसे ब्रिटिश फर्म्स जो है वो अपने यूनिट्स यूज़ करती, पाउंड्स वगैरह, ऑन्सेस या इंचेस वगैरह यूज़ करती हैं, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पे मेट्रिक सिस्टम यूज़ होता है, वहाँ पे मीटर, ठीक है, मीटर यूज़ होता है। और लेंथ के हवाले से यहाँ मीटर मीटर यूज़ होता है। और मीटर के अलावा अगर कोई लिक्विड चीज़ है उसके लिए लीटर यूज़ होता है, मीटर लीटर इस तरह के यहाँ पे यूनिट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिश फर्म्स हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं जी पाउंड्स, ठीक है, ऑन्सेस, इंचेस। आपने अक्सर सुना होगा कि पाउंड्स में भी वेट होता है और किलोग्राम में भी वेट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। इनको भी उन्होंने हार्मोनाइज किया कि जो पाउंड्स, ऑन्सेस हैं और इंचेस हैं, अगर इनको मैट्रिक सिस्टम में कौन सी चीज़ आ जाती है, आपके मीटर आ जाता है, आपका लीटर आ जाता है, उसमें ग्राम्स, किलोग्राम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर पाउंड्स वगैरह को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो या ऑन्सेस को आपने लीटर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, या इंचेस वगैरह को आपने मीटर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो उसके हवाले से भी उन्होंने को हार्मोनाइज एक स्टैंडर्ड्स जो है मुतारिफ करवाए, ठीक है, कि इनकी कन्वर्जन जो है वो किस तरह से होगी। इन चीज़ों को भी उन्होंने रेगुलराइज किया, इनके स्टैंडर्ड्स बनाए, ठीक है। यानी कि हर कंट्री के अपने अपने यूनिट्स हैं, ब्रिटिश के अपने अलग यूनिट्स थे और यूरोपियन यूनियन के अपने अलग यूनिट्स थे। तो उन्होंने इसको भी आपस में स्टैंडर्डाइज किया कि अगर उनकी क्वांटिटी में हमने चीज़ उनको एक्सपोर्ट करनी है तो किस तरीके से की जाएगी, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश जो है वो चीज़ों को पाउंड्स में तोलते हैं, ठीक है, अगर वेट वगैरह को, और जो यूरोपियन यूनियन है ये ग्राम्स में और किलोग्राम्स में जो है वो चीज़ों को वेट करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जो निज़ाम चलता है वो ज़्यादा यही चलता है, किलोग्राम का, ग्राम का, ठीक है। चंद एक चीज़ें जो हैं जिनको हम पाउंड्स वगैरह में, ऑन्सेस वगैरह में देखते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर यही चलता है, लीटर वगैरह, किलोग्राम वगैरह पाकिस्तान में भी, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन में चल रहा है, मैट्रिक सिस्टम जो चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन करेंसी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यूरोपियन करेंसी जो है आज जो चल रही है, ठीक है, वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपये में अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो 193.959 जो है पाकिस्तानी रुपये के इक्वल बनता है। इसको हम यूरो डॉलर भी कहते हैं, ठीक है। 1 यूरो डॉलर इज इक्वल टू 193.959, ठीक है। और ये अमेरिकन डॉलर से भी ज़्यादा है, ठीक, करेंसी।
तो ये इंट्रोड्यूस अभी जो करंटली चल रही है वो ये है। और यूरोपियन यूनियन का जो मकसद है लॉन्ग रन में चलना है, ठीक है। कॉमन फिस्कल, मॉनेटरी, टैक्सेशन और सोशल वेलफेयर पॉलिसीज भी उन्होंने बनाई, ताकि हर कंट्री का एक मकसद होता है रेवेन्यूज को अर्न करना। अब यूरोपियन यूनियन जो है वो 28 ममालिक ने मिलकर बनाई है, ठीक है। 28 ममालिक ने अब अपना फिस्कल फिस्कल का निज़ाम भी बनाया, कॉमन फिस्कल पॉलिसी बनाई। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली होती है जी जो जिसमें एक्सपेंसेस को कम किया जाए, इकोनॉमी के एक्सपेंसेस को कम किया जाए और रेवेन्यूज को बढ़ाया जाए। अब किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए जो उसका मेन रेवेन्यू है वो टैक्सेस हैं, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन ने टैक्सेस भी बढ़ाए, ठीक है, लेकिन इतने नहीं कि उनकी ट्रेडिंग मुतासिर हो। टैक्सेस का निज़ाम भी उन्होंने लागू किया, लेकिन एक मैनर अभी लिमिट्स के अंदर रह के, ठीक है। वो भी पॉलिसी उन्होंने बनाई कि हमारी ट्रेडिंग में से मुतासर ना हो, इतने टैक्स लगाए सिर्फ। और उसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी बनाई ताकि उनकी जो करेंसी है, उनके उनके जो मुल्क में जो है पैसे का जो फ्लो है, फ्लोट ऑफ मनी इन द मार्केट जो है वो भी जो है मेंटेन रहे, ताकि इन्फ्लेशन ना आ सके। बहुत ज़्यादा करेंसी नहीं इशू की उन्होंने ताकि इन्फ्लेशन ना आ जाए। इसके अलावा टैक्सेशन के जो हवाले से जो रिफॉर्म्स हैं वो भी उन्होंने मुतारिफ करवाई। और सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ जो है लोगों के लिए, लोगों की फलाह के लिए, समाज की फलाह के लिए जो है पॉलिसीज़ वो भी उन्होंने बनाई। ये जो है बेसिकली यूरोपियन यूनियन का मकसद था कि अपने ये काम भी करे और इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ाए, ट्रेडिंग के निज़ाम को भी बढ़ाए, ताकि कंट्रीज जो हैं ओवरऑल ग्रोथ की तरफ जाएं, तरक्की याफ्ता ममालिक बन जाए। आज हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो बाकी कंट्रीज से ज़्यादा जो है डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है। अब जिनकी भी हमने बात की है, या मैंने आपको जिन जिन कंट्रीज़ के नाम लिए हैं, ये कंट्रीज़ जो हैं इनमें से बहुत सारे कंट्रीज जो हैं डेवलप कंट्रीज हैं, यानी कि वो तरक्की कर चुके हैं, ठीक है। हमसे 50 साल आगे हैं वो कंट्रीज, इतनी वो तरक्की कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके यूरोपियन सेंट्रल बैंक के ऊपर, ठीक है। अब देखें ना, 28 ममालिक ने मिलकर जो है ये एक निज़ाम बनाया हुआ है, ठीक है। तो इनको कंट्रोल करने वाला एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी है, ठीक है। ये सेंट्रल बैंक बेसिकली जो है ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के नाम से इसकी शॉर्ट फॉर्म है ईसीबी, और ये बनाया गया था 1998 में, ठीक है। और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो फ्रैंकफर्ट एम मेन जर्मनी में है, ठीक है। यानी कि जर्मनी में इसका जो है मेन हेडक्वार्टर, जर्मनी खुद यूरोपियन कंट्री है, तो जर्मनी में इसका जो यूरोपियन यूनियन का मेन हेडक्वार्टर है, ठीक है। यानी कि सेंट्रल बैंक है जो तमाम जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके निज़ाम को जो है कंट्रोल कर रहा है। उनके हवाले से जो मॉनेटरी पॉलिसी है या मॉनेटरी निज़ाम है सारा, उसको कंट्रोल करने वाला यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ठीक है। यानी कि तमाम 28 कंट्रीज ने इसको अपना सेंट्रल बैंक माना हुआ, और यहाँ से मतलब चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो रही हैं, ठीक है। इस यूनियन के हवाले से यूरोपियन यूनियन का ये सेंट्रल बैंक है जो कि जर्मनी में है। उसके अलावा सर इन्होंने एक वैसे एक कौंसिल भी चीज। बनाई। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने सेंट्रल बैंक की बात की, ठीक है। यूरोपियन यूनियन सेंट्रल बैंक हो गया। और इसके बाद हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन की एक काउंसिल भी है, ठीक है, जिसको हम काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन कहते हैं। ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, और इसका काम क्या होता है जी, इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी होती हैं, ठीक है। यानी कि जो काउंसिल है ना यूरोपियन यूनियन की, इसने इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी होती है, बजट्स वगैरह डिज़ाइन करने होते हैं पूरी यूरोपियन यूनियन के लिए, फॉरेन पॉलिसी बनानी होती है, ठीक है। और अगर कोई नया कंट्री जो है इसमें एंटर होना चाहता है या इसका कोई मेंबर बनना चाहता है, कोई यूरोपियन कंट्री जो मेंबर बनना चाहता है, तो उसका एडमिशन भी ये करती है काउंसिल, ठीक है। तो काउंसिल का क्या काम है, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करेगी, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएगी, बजट्स बनाएगी, फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करेगी, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी से मुराद क्या है कि नॉन मेंबर जो कंट्रीज हैं या जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लिए जो है ये फॉरेन पॉलिसी बनाती है, ठीक है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जो 28 कंट्रीज आ रहे हैं वो वन यूनिट ही कंसिडर होते हैं, ठीक है। उन तमाम के लिए जो है एक सेंट्रल बैंक काम कर रहा है, ठीक है। एक ही यूरोपियन काउंसिल काम करे जो उन सब के इंटरेस्ट को वॉच करते हुए पॉलिसीज बनाती है, बजट्स बनाती है, ठीक है। और इन इन चीज़ों से इन तमाम को फ़ायदा होता है, 28 के 28 कंट्रीज़ को जो है वो फ़ायदा होता है। और डिफरेंट किस्म के जो है वो यूरोपियन कमीशन होता है। यूरोपियन कमीशन का काम क्या होता है, लेजिस्लेशन, लॉ के हवाले से जो है काम करना, ठीक है, पॉलिसीज वगैरह बनाना, ठीक है। और यूरोपियन पार्लियामेंट होती है, वो भी मतलब इन तमाम की होती है, जो कि मतलब इलेक्टेड जो है लोगों को मतलब शो करती है, रिप्रेजेंटेटिव बनाती है, ताकि वो लॉज को डिज़ाइन कर सकें, ठीक है, सुपरवाइज कर सकें, और यूरोपियन यूनियन के जितने इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको सुपरवाइज कर सकें। जैसे पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट है, ठीक है, नेशनल असम्बली है आपकी,
इसका काम क्या होता है कि तमाम जो इदारे हैं उनको वॉच करना, उनके इंटरेस्ट को वॉच करना, उनको देखना कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से यूरोपियन पार्लियामेंट भी होती है, जो कि यूरोपियन यूनियन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन से मुराद क्या, यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो गया, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन होगी, यूरोपियन कमीशन हो गया, ये सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशंस है ना, इदारे हैं। इनके इंटरेस्ट को वॉच करना और देखना कि ये सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। या यूरोपियन कोर्ट हो गया, जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इस तरह से उनका यूरोपियन कोर्ट है, कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इनके निज़ाम को देखना कि ये मतलब कि मामला को सही तरीके से डील कर रहे हैं, डिस्प्यूट्स वगैरह को जो है सेटल कर रहे हैं, ठीक है। लॉज वगैरह की सही इम्प्लीमेंटेशन हो रही है नहीं हो रही, तो ये इदारे इस हवाले से इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जहाँ पे जितने भी इदारे हैं ओवरऑल 28 कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को देख रहे होते हैं, और इनसे जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है ना कि ये कंट्रीज जब आपस में ट्रेड करेंगे तो उनको किसी किस्म के टैक्सेस का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। किसी किस्म के टैरिफ्स का, किसी किस्म के नॉन टैरिफ बैरियर्स का इनको सामना, किसी किस्म के इन्वेस्टमेंट बैरियर्स का इनको सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो उनको ये है ना कि इनकी इकोनॉमीज ग्रो करेंगे, आपस में ट्रेडिंग करेंगे तो सस्ते में चीज़ें बनाएंगे और आगे चीज़ें बेचेंगे, इनकी सेल्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, और इनके आपस में इनको ओवरऑल जीडीपी जो है वो यूरोपियन यूनियन की ही एक्सीड होगी, ठीक है। जो भी कंट्री अच्छे तरीके से काम कर रहा है उससे यूरोपियन यूनियन को ओवरऑल फायदा होगा। जी, इसके बाद ये यूरोपियन कोड ऑफ जस्टिस हो गया, और लास्ट में हम इसमें जो है ये एक स्केच है, इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक इकोनॉमिक ब्लॉक की सूरत में एक सर्कल नज़र आ रहा है, ये आपका जो है एक मोस्ट एक्टिव इकोनॉमिक ब्लॉक है जिसकी हम बात कर रहे थे। इसी तरह से आपका यूरोपियन यूनियन है। एक और स्केच भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म नज़र आ रही है। ये एक आपका इकोनॉमिक ब्लॉक है जिसमें नीचे इसने बताई हुई ये सारी की सारी जो है ब्लॉक्स के नाम बताए हुए, यूरोपियन यूनियन है, एफ्टा है, नाफ्टा है, ठीक है। और ये सारी बकिया 6 भी जो है ये आपकी सारी की सारी इंस्टीट्यूशंस हैं यूरोपियन यूनियन के, ब्लॉक्स हैं जो कि इस हवाले से काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कुछ लेस डेवलप कंट्रीज़ भी हैं जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, लुधियाना है, इनको भी कुछ टाइम लगेगा डेवलपमेंट के हवाले से, ठीक है। और इसमें एक और इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन के हवाले से जो काम कर रहा है, जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ वगैरह बनाता है, उसको हम कैप कहते हैं, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी। ये भी यूरोपियन यूनियन का ही एक इंस्टीट्यूशन है जो कि उसके एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से काम कर रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट यूरोपियन यूनियन। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।